हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 जो आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स में नए चैप्टर ऐड हुए हैं उनके बारे में। उसमें भी हम डिटेलिंग बहुत सारी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पता है नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। आज ये आपका पहला लेक्चर है। मैंने बेसिक क्वेश्चन भी रखे हैं और कुछ आपको टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो क्वेश्चन की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप जो अभी तक इतने सारे फैक्ट पढ़ते आ रहे थे, आपको याद कितना है, समझ कितना आया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी रिवाइज हो जाएंगी और आपको पता चल पाएगा कि इस टॉपिक में आपकी पकड़ कितनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो आपका बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें आपको मिलेगा जो पेपर 1 है, जिसमें एमपी है, करंट अफेयर है और कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसके बारे में। उसके अलावा हमारा जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। टेस्ट सीरीज अभी 10 फरवरी से स्टार्ट होगी, डेली होगी। फोकस इस पे किया गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट वाइज टेस्ट मिले और फिर उसके बाद लास्ट में एफएलटी मिले। यूनिट वाइज इसलिए मैंने ज़्यादा रखे हैं जिससे आपको हर यूनिट के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि मेन एग्जाम में आपको नहीं पता कैसे डीप में क्वेश्चन आएंगे या कभी कभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल। तो सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में मिल जाएं बहुत सारे टॉपिक वाइज, इसलिए टॉपिक वाइज पोर्शन जो है ज़्यादा है, 50 है उसके टेस्ट। एफएलटी आपकी 20 टेस्ट है। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा तो आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। उसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, इंक्वायरी करनी है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज जो भी चाहे वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो है वो आपका बेसिक फोकस करता है कि आपको इतने टाइम में, जो बचा हुआ टाइम है आपका, उतने टाइम में बिल्कुल फोकस करके सारी चीज़ें कवर कराई जाए। एक रिवीजन टाइप का रहेगा और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और डिटेलिंग के साथ आपको हर चीज़ कवर कराई जाएगी, जिससे आप बहुत अच्छे 85 नंबर टारगेट कर पाएँ आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो आपके मैंने बेसिक एक क्वेश्चन रखा हुआ है। बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कौन सा वेद जो है वो दोनों गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, प्रोज में भी लिखा गया है और पोएट्री में भी लिखा गया है। तो ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। कौन सा है? ये है आपका पहला नंबर, यजुर्वेद। आपको पता है कि इसकी 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेस हैं। मैं यहाँ पे डिटेल इसलिए भी बता रही हूँ जिससे आपको जो पुराना आपने पढ़ा है वो रिवाइज होता चले। 2 कौन कौन सी हैं? एक तो आपके शुक्ल जी हैं, एक शुक्ला जी हैं तो शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरे मिलेंगे आपको कृष्ण यजुर्वेद, तो ये कान्हा जी हैं। एक कान्हा जी कृष्ण जी हैं तो कृष्ण यजुर्वेद, दूसरे हैं आपके शुक्ल यजुर्वेद। आपको पता है कि शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, तो मंत्र मिलेंगे शुक्ल यजुर्वेद में, और जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है उसमें आपको मंत्र के साथ साथ यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐड है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ, और सिर्फ ये इकलौता आपका वेद है जो गद्य और पद्य, प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। ठीक है, 2 ब्रांचेस हैं। शुक्ल में सिर्फ आपको मंत्र मिलेंगे और कृष्ण यजुर्वेद में आपको मंत्र के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके पीछे की हम स्टोरी में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें हम डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऐतरेय ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच वेदा? अब आपको पता है कि हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था जितनी भी शाखाएं हैं, फिर उसके बाद कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें देखी हैं। और मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया है कि जो आपका ऐतरेय है, ऐतरेय और उसके साथ साथ एक और इसका फ्रेंड था, कौन था? कौशिक। याद है, एक और फ्रेंड था आपका कौशिक। ये दोनों किसके दोस्त हैं? ये दोनों हैं आपके ऋषि के फ्रेंड हैं, ऋषि। और ऋषि का मतलब आपका ऋग्वेद। तो ये याद करने की आपकी ट्रिक थी, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था। ऐतरेय और कौशितकी, ये दोनों जो हैं वो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐतरेय और कौशिक दोनों फ्रेंड हैं ऋषि के, तो ऋग्वेद से रिलेटेड हो गया आपका ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अलावा अगर अरण्यक आता है कि ऐतरेय अरण्यक और आपका कौशितकी अरण्यक किससे संबंधित है, तो वो भी आपका किससे जाएगा? ऋग्वेद से ही जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपके नाम होते हैं, अब मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्राह्मण ग्रंथ के नाम पे ही कभी कभी आपको अरण्यक भी मिलेगा, उपनिषद भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐतरेय उपनिषद और यहाँ पे कौशितकी उपनिषद, ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यम और नचिकेता संवाद का वर्णन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद्स द डायलॉग बिटवीन यम एंड नचिकेता इज डिस्क्राइब्ड। अब आपको यहाँ पे बताना है यम और नचिकेता का संवाद किस में है। तो फिर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जितने भी मेन उपनिषद वगैरह हैं उसमें जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो पूछे जा सकते हैं, है ना। तो पॉसिबल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सारे रखे हैं। तो यम और नचिकेता वाला जो संवाद था वो था आपके कठोपनिषद में, ठीक है। मैंने बताया था कठोप मतलब आप काठ से बनाएंगे, जो लकड़ी वाला था, लकड़ी। तो यम और नचिकेता के बीच संवाद था वो काठ से रिलेटेड है, लकड़ी की तरह। देखिए रिलेट करने का आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं कोई ट्रिक बताऊं या ना बताऊं, आप रिलेट जरूर करके इसको याद करिएगा कि लकड़ी से रिलेट करिएगा यम और नचिकेता को, किसी न किसी मतलब से, काठ से, है ना। काठ, और याद रखिएगा काठ का हम लकड़ी मतलब लकड़ी का काठ कर रहे हैं। फिर लास्ट में ये नहीं भूल जाए कि लकड़ी तो याद है, काठ लेकिन याद ही नहीं आ रहा। तो रिलेट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप बहुत सारे नाम देखेंगे तो वहां पे आपको लास्ट में नहीं याद आएगा यम और नचिकेता का मतलब किससे रिलेटेड है। वैसे जो आपके यम है हम, तो यम जी क्या करते हैं, अपने साथ एक बड़ी सी लकड़ी लेकर चलते हैं। आप ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप नचिकेता याद रखें, यम और नचिकेता का एक ही संवाद है, वो भी कठोप उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया कठोपनिषद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में ईशावास्योपनिषद का वर्णन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास ईशावास्योपनिषद इज डिस्क्राइब्ड। अब मैंने डिटेल में तो आपको बताया है, यहाँ कैसे याद करेंगे ईशा का। मैंने आपको बताया था कि एक तो आप ईश कर सकते हैं, ये ईश का मतलब आपका ईश्वर हो गया, और ईश्वर किससे रिलेटेड थे यहाँ पे आपको डिटेलिंग है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। मतलब सिर्फ ये नहीं बताना है कि यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद की भी किस शाखा से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपके ईश्वर हैं, ईश्वर किससे रिलेटेड थे? शुक्ल यजुर्वेद से, ठीक है, शुक्ला जी से रिलेटेड थे। तो जो शुक्ला जी, मैंने आपको बताया था कि जो आपके शुक्ला जी हैं वो क्या करते हैं, ईश्वर की पूजा बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आपको याद होगा तो शुक्ला जी क्या कर रहे हैं, ईश्वर की बहुत पूजा करते हैं। और ये 40वें अध्याय में था, सबसे लास्ट जो आपका अध्याय था, सबसे लास्ट अध्याय 40वां अध्याय, उसमें आपको मिलेगा कौन सा, ये ईशावास्योपनिषद। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि ये क्या है, सबसे प्राचीन है और लघुकाय है, बहुत बड़ा नहीं है, लघुकाय है और सबसे प्राचीन है। और आप देख ही रहे हैं कि प्राचीन क्यों, क्योंकि यजुर्वेद मतलब आपका वेद, और वेदों के टाइम पे ये आपका जो उपनिषद है ये मिलता है ना। तो सीधी बात है सबसे पुराना ही होगा, फिर और जो उपनिषद है वो बहुत बाद में लिखे गए हैं। तो शुक्ला जी हमारे ईश्वर भगवान को बहुत मानते थे, ईश्वर की पूजा करते थे, सबसे प्राचीन और लघुकाय आपका उपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यहाँ पे जो आपका गोपथ जो ब्राह्मण है, ये भी याद रखिएगा कि हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये संबंधित, गोपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच वेदा? ये संबंधित है अथर्ववेद से। जब आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, अभी हमने देखा कौशितकी और ऐतरेय, वो ऋग्वेद से संबंधित है, ऋषि से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद से आपका हो गया गोपथ ब्राह्मण। गोपथ मतलब ये जो गाय है, हम इससे रिलेट कर रहे हैं। तो जो आपकी गाय है, अथर्व जो है, अथर्व गाय को बहुत ज्यादा मानता है। और आपका अथर्ववेद लिखा किसने है? तो ऋषि अथर्वा ऋषि हो गए और अंगिरस हो गए, है ना, अंगिरस, इन दोनों ऋषि ने लिखा है। और इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो गाय को बहुत मानता है अपना अथर्व, अथर्वा ऋषि से आप सीधे मतलब अथर्ववेद से सीधे अथर्व निकालिए। अथर्व गाय को बहुत ज्यादा मानता है, गाय की पूजा करता है। और उसके साथ साथ याद रखिएगा कि जब हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो वो तो एक ही है, गोपथ ब्राह्मण ही हमें आज के टाइम पे मिलता है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, उपनिषद की, उपनिषद, तो याद रखिएगा उपनिषद आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि इसी का है सबसे फेमस उपनिषद मुंडक उपनिषद। और मुंडक का हमेशा भाई याद रखना है, कौन सा? मांडुक्य। मुंडक और मांडुक्य याद ही रखना है। और एक आपको मिलेगा प्रश्न, प्रश्न उत्तर वाला भी किस में मिलेगा? आपको अथर्ववेद में ही मिलेगा, ठीक है। तो गोपथ ब्राह्मण, और जब हम उपनिषद की बात करेंगे, गोपथ ब्राह्मण इकलौता है अथर्ववेद से संबंधित। लेकिन अगर हम उपनिषद की बात करें तो अथर्ववेद के फिर बहुत सारे उपनिषद मिलेंगे, जैसे कि मुंडक हो गया, मांडुक्य हो गया और प्रश्न उपनिषद हो गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, एक तो मुंडे और ये हो गया आपका प्रश्न। और प्रश्न किससे कर रहे हैं? हम अथर्व से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है।
और आप चाहें तो ये सारा एक साथ रिलेट कर सकते हैं कि अथर्व को गाय बहुत पसंद है, लेकिन क्या हुआ है कि वो मुंडा हो गया, मुंडा कर दिया अथर्व को, तो बहुत उसका क्या है मुंडा मांडुक, वो आपको भाई भाई समझ में आ ही जाएंगे। तो मुंडा किसको कर दिया, अथर्व को। और अथर्व क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है सबसे कि मुंडा क्यों किया, ठीक है, उसको गाय बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये सारी चीजें आप एक साथ इमेजिन कर लीजिएगा, अथर्व नाम का लड़का मुंडा हो गया है और बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहा है अब कि मुंडा क्यों किया, और उसके अलावा गाय को बहुत मानता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में राष्ट्रीयता का वर्णन किया गया है। नेशनलिज्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। अब आपको नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता के बारे में बताना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, कोई ऐसा अलग सा टॉपिक मिलेगा ना, जैसे राष्ट्रीयता हो गया, या शत्रु को पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं, तो किसमें है। तो जो भी अलग चीजें मिलेंगी तो याद रखिएगा किसमें हो सकती हैं, आपके अथर्ववेद में। क्योंकि जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और आपका ऋग्वेद, वो आपको पता ही है बेसिक कि वो किससे रिलेटेड हो सकते हैं। जो भी अलग से टॉपिक आपको मिलेगा, आपको पता ही है, वशीकरण हो गया, जादू टोना हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आयुर्वेद हो गया, औषधियां हो गई, ये सारी चीजें अथर्ववेद में है। तो जो भी और भी एक्स्ट्रा जो आपको चीजें मिलेंगी कृषि से संबंधित, तो कुछ भी अगर आपको समझ में आ रहा कि यार इन तीनों में तो नहीं होगा, तो बस अथर्ववेद में होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीयता आपका जो है, नेशनलिज्म है, किसमें है, आपके अथर्ववेद में है। इसके अलावा शत्रु, अभी जैसे मैंने बताया ना कि शत्रुओं को पराजित करने के लिए, शत्रुओं को मतलब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्या थे, मंत्र भी इसमें मिलेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मंत्र मतलब प्रार्थनाएं। ऐसा आप देखते हैं ना कि जब जाते हैं, मतलब राजा महाराजा के टाइम पे, या फिर आप पुराने किसी भी सीरियल में देखेंगे, देवताओं वाले किसी भी सीरियल में, तो उसमें भी यही दिखाता था कि युद्ध करने से पहले यज्ञ वगैरह करते थे। तो यही सारी चीजें थी, ठीक है। तो प्रार्थनाएं आपको मिलेगी अथर्ववेद में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौथुमीय शाखा का संबंध किस वेद से है। कौथुमीय ब्रांच इज रिलेटेड टू विच वेद। अब आपको ये थोड़ा सा डिटेलिंग में जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं, हर एक वेद की आपको ब्रांचेस तो पढ़नी ही है। यजुर्वेद की फिर भी याद रहती है कि मतलब शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, लेकिन याद रखिएगा उसकी डिटेलिंग में फिर आपको जरूर एक बार देखनी है कि शुक्ल के कौन कौन से पार्ट्स हैं और आपके कृष्ण के कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अपनी तरफ से आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है। कौथुमीय शाखा जो है, अब कौथुमीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपकी संबंधित है सामवेद से। सामवेद में आपने पढ़ा होगा, इसकी 3 शाखाएं आपने पढ़ी हैं। एक तो हो गया आपका कौथुमीय, ठीक है, एक हो गया आपका कौथुमीय, एक मैंने बताया था राणा जी, अगर आपको याद होगा तो ये होगा राणायणीय, और हो गया एक आपका जैमिनीय। ये 3 शाखाएं हैं किसकी, सामवेद की, जो भी गीत गाते हैं, है ना। तो गीत से संबंधित है एक तो कौथुमीय, दूसरा है राणा जी वाला वैसे भी सॉन्ग पता ही होगा आप सबको, और एक हो गया जैमिनीय। तो जैमिनी गाना बहुत अच्छा गाती है, राणा जी वाला गाना गाया है उसने, ठीक है। और ये हो गया कौथुमीय, राणायणीय और ये जैमिनीय, ये आपके रिलेटेड है सामवेद से, ठीक है। तो याद रखिएगा सामवेद और संगीत से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ आप संगीत से रिलेट करके इन तीनों को बनाइएगा। नहीं तो ये राणा जी वाला सॉन्ग रिलेट कर लीजिएगा, राणा जी वाला सॉन्ग है, जैमिनी ने गाया है। कौथुमी आप मतलब अलग से भी कर सकते हैं कि जैमिनी और कौथुमी ने गाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मवर्त प्रदेश का संबंध वर्तमान में किस क्षेत्र से है। ब्रह्मवर्त प्रदेश करंटली बिलोंग्स टू विच रीजन। अब यहाँ पे मैंने बड़े बड़े बलूचिस्तान, हरियाणा, मगध, अवंती, आपको ये रीजन पता होने चाहिए। बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान वाला हो गया, हरियाणा, मगध, फिर अवंती, तो ये हो गया आपका हरियाणा, ठीक है। हरियाणा मतलब आपका ये कुरुक्षेत्र वाला रीजन था, कुरुक्षेत्र वाला रीजन, जहां पे जब आगे बढ़ते हैं सप्त सैंधव से आगे बढ़ते हैं तब इस रीजन में जाते हैं, है ना। तो एक तो सबसे पहले आपका था सप्त सैंधव, जिसके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। फिर उसके आगे जब बढ़ते हैं तो फिर आते हैं आपके ब्रह्मवर्त प्रदेश में, ब्रह्मवर्त प्रदेश, जो कि आज के टाइम पे हरियाणा वाला क्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला क्षेत्र, वो माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रह्मवर्त प्रदेश हरियाणा। नेक्स्ट देखिए, फिर किस वेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। द प्रीस्ट ऑफ विच वेद इज कॉल्ड ब्रह्मा। अब आपको अगर मैं पूछूं कि अभी शांति से आपने पढ़े तो हैं, चारों के पढ़े हैं, कौन सा पुरोहित किसका है या
किस वेद, मतलब किसी वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, यजुर्वेद के, फिर अथर्ववेद, सामवेद, तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं कि अभी आप रिकॉल करके बताइए, तो अगर आपको चारों अच्छे से याद आ रहे हैं मतलब आपको वो अच्छे से याद है। अगर अच्छे से कोई नहीं याद आ रहा मतलब अभी उसमें आपको डाउट है। तो डाउट है तो आपको रिलेट करना है और याद करना है। तो जो आपका ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी याद रखिएगा रिलेटेड है अथर्ववेद से, ठीक है। और ये माना जाता है कि ब्रह्मा इन तीनों वेदों को जानता था, अथर्ववेद को तो जानता ही होता है और साथ साथ इन तीनों वेदों को भी जानता है, ठीक है। तो ब्रह्मा ऐसा मान लीजिए सबसे ज्यादा टैलेंटेड वाला व्यक्ति जो है वो ब्रह्मा, चारों वेदों को जानेगा। उसके अलावा जो उस टाइम पे विघ्न वगैरह कुछ आ रहे हैं तो उनसे रक्षा करेगा यज्ञों की, ठीक है। तो ब्रह्मा रिलेटेड हो गया किससे, अथर्ववेद से। फिर आप बताइए ऋग्वेद वाले को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको बोलते हैं होता। होता मिलेगा या कहीं कहीं आपको होत्र मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, होता। तो ऋषि जो है उससे ऋषि से होता है, हर काम होता है। तो ऋग्वेद से आप होता कर सकते हैं या यज्ञ होता है। तो ऋषि और होता, ऋषि से हर काम होता है। अथर्व जो है ब्रह्मा जी की पूजा बहुत ज्यादा करता है। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद का है आपका अध्वर्यु, ठीक है। तो अध्वर्यु को ये तो एक तो आप आयु भी कर सकते हैं, ठीक है। यजुर्वेद तो जो आपका यजु है उसकी आयु कम है, या फिर ये भी है ना कि लास्ट में या पे खत्म होता है और या से ये शुरू होता है, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं यजुर्वेद अध्वर्यु, तो या पे खत्म हो रहे हैं। और अध्वर्यु को वैसे भी अगर आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आयु समझ में आ रहा है, अध्वर्यु आयु रिलेटेड है यजु से, ठीक है। फिर सामवेद आपका है गाने से रिलेटेड, तो ये हो गया आपका उद्गाता या उद्गात्र। तो ये आपका गाता जो शब्द है, गाएगा कौन, सामवेद वाला। तो सामवेद हो गया आपके उद्गाता से, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 मेन पुरोहित, चारों वेद से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाजसनेय संहिता का संबंध किस वेद से है। वाजसनेय संहिता इज रिलेटेड टू विच वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। यहाँ पे वाजसनेय संहिता का एक नाम और मिलेगा, माध्य दिन। मैंने बताया था ना कि ये आप अगर ये वाला ना हटा दे तो माध्य दिन सीधे सीधे हो जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा छोटा ना जुड़ा हुआ है ना, माध्य दिन। माध्य दिन जो है वो उसको वाजसनेय संहिता भी बोलते हैं, वाजसनेय संहिता, ठीक है, वाजसनेय संहिता। और ये लिखा किसने था, तो ये याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है, याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है। इनकी माता का नाम था वाजसनेयी, उन्हीं से ये नाम पढ़ा वाजसनेय संहिता। माध्य दिन क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था सूर्य भगवान से इन्होंने क्या प्राप्त की थी, मतलब वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था दिन में, इसलिए इसको माध्य दिन भी बोलते हैं। तो ये है किस वेद से संबंधित, ये हो गया आपका यजुर्वेद से संबंधित, ठीक है। यजुर्वेद से संबंधित है। उसमें भी अगर हम बात करें कि यजुर्वेद की किस शाखा से संबंधित है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद मतलब अपने शुक्ला जी जो है, याग का आप यज्ञ भी कर सकते हैं। तो शुक्ला जी ईश्वर को तो मानते ही हैं, साथ साथ यज्ञ भी बहुत सारे करते हैं। और यज्ञ करते हैं तो आपको फिर याद रखना है यज्ञ कब करते हैं, दिन में करते हैं, बिल्कुल दिन में। तो हो गया आपका माध्य दिन, है ना, या फिर ये लास्ट वाला दिन भी रिलेट हो गया, मध्य दिन में करते हैं। तो शुक्ला जी हमारे यज्ञ बहुत करते हैं, तो याज्ञवल्क्य हो गया। और कब करते हैं, दिन में करते हैं, माध्य दिन। तो माध्य दिन हो गया इसकी शाखा, ठीक है। तो वाजसनेय संहिता और माध्य दिन संहिता दोनों सेम है, याद रखिएगा। माध्य दिन वाजसनेय। अच्छा, वाजसनेय का फिर कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो वाजसनेय में आप जो है ये वाज बस उठा सकते हैं, वाज या बाज, ठीक है। तो शुक्ला जी यज्ञ करते हैं तो बहुत सारे वहां पे बाज भी घूमने लग जाते हैं, क्योंकि यज्ञ में बहुत सारा सामान जा रहा होता है। तो रिलेट करने को आप ये तीनों एक साथ रिलेट करिएगा, वाजसनेय संहिता, फिर उसके अलावा उसको माध्य दिन संहिता भी बोलते हैं। लिखा किसने है, याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है, ठीक है। और रिलेट किससे करना है, फिर शुक्ल यजुर्वेद से रिलेट करना है। तो ये सारी चीजें आपको फिर एक साथ रिलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं कि ये टॉपिक कहाँ से करें और कितना करें, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर जरूर करिए, जिससे मतलब सब लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो परेशान नहीं हो, ठीक है। आपको सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक मंडल गोत्र मंडल में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वैदिक डिवीजन इज नॉट इंक्लूडेड इन गोत्र डिवीजन? अच्छा, डिवीजन की जगह यहाँ पे मंडल इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, मंडल, ठीक है, मंडल। तो यहाँ पे कौन सा मंडल नहीं है गोत्र मंडल में? गोत्र मंडल कौन कौन से हैं? 2 से लेके 7 तक, ये आपके गोत्र मंडल कहलाते हैं, क्योंकि सेम गोत्र के ऋषियों ने लिखे हैं। ऋषि मंडल भी कहलाते हैं। गोत्र मंडल के अलावा यहाँ पे आपको ऋषि मंडल भी मिल सकता है। ऋषि मंडल क्योंकि ऋषियों ने लिखे हैं, या वंश मंडल, सेम वंश के ऋषियों ने लिखे हैं। तो ये सारे आपको नाम मिल सकते हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड है? 2 से 7 मंडल तक, 2 से 7 तक जो आपके मंडल हैं ऋग्वेद के, जो कि सबसे पुराने हैं। आपको ये भी पता है कि ये सबसे पुराने हैं, ठीक है, 2 से 7 तक ये सबसे पुराने हैं। और ये आपके गोत्र मंडल या ऋषि मंडल या फिर वहां पे वंश मंडल आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम जो है आपको पहले ही दिख जाएगा, प्रथम, जो कि सबसे लास्ट में लिखा गया था। पहला और 10वां सबसे नया है, तो प्रथम जो है आपको सब पता चल जाएगा कि सबसे नया है, तो गोत्र मंडल में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई किससे रिलेटेड? ऋग्वेद से रिलेटेड। और ये आपके मंडल, कौन सा मंडल किससे रिलेटेड है ये आपको पता ही है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हम बहुत सारे एमसीक्यू के माध्यम से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे आपके यूनिट 1 के, उनको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि टॉपिक नया ऐड है, उसमें भी सीधे सीधे टॉपिक नहीं है, टॉपिक है विचार के बारे में और संकल्पना के बारे में, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। तो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे पेपर तक आपको थोड़ा मतलब क्लियर रहे, ठीक है, और सारी चीजें याद रहें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।